योगी आदित्यनाथ के लिए अगले 48 घंटे बहुत रहस्यमय होने वाले हैं। क्या होगा ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अचानक दिल्ली से बुलावा आया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक वेशभूषा में दिखे, महंत की तरह दिखे, शक्ति की आराधना की, विजयदशमी पर शोभा यात्रा निकाली। लेकिन कल क्या होने वाला है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या कल दिल्ली से कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है? दिल्ली से लखनऊ तक बहुत काराफूसी हो रही है, लेकिन असलियत क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, जो कल होगा वो आज ही जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिर पर पगड़ी, महंत वाली पोशाक, गोरखनाथ मंदिर में पूजा, हजारों की भीड़ के बीच शोभा यात्रा। योगी आदित्यनाथ सीएम हैं और महंत भी हैं, इसलिए वो ना धर्म को भूलते हैं और ना कर्म को। कर्म योगी की भांति बाबा गोरक्ष पीठाश्वर की भूमिका में अनुष्ठान भी करते हैं, संतों की अदालत में दंडाधिकारी भी बनते हैं और शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, लेकिन साल में कुछ मौकों पर वो महंत हो जाते हैं। साल के ज्यादातर दिन वो यूपी सीएम के तौर पर मीटिंग करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, रैलियां करते हैं। विजयदशमी के दिन भी वो यही सारे काम करते हैं, लेकिन उनका रोल चेंज हो जाता है। विजयदशमी के दिन क्या खास होता है, पहले वो देख लीजिए। योगी विजयदशमी के दिन नाथ संप्रदाय की परंपरागत पोशाक धारण करते हैं। सिर पर फूलों से सजी पगड़ी होती है, गले में नाथ संप्रदाय की विशेष माला रहती है। योगी रथ पर सवार होकर जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो हजारों भक्त उनके साथ चलते हैं। योगी की शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर के बाहर निकलती है तो उसका स्वागत सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी न्याय के पद पर बैठे रहते हैं। विजयदशमी के दिन वो संतों के न्यायाधीश बन जाते हैं, उनके विवादों का निपटारा करते हैं, संतों का दरबार लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीएम के तौर पर वो लखनऊ और गोरखपुर में करते हैं। विजयदशमी के दिन योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं, संतों की अदालत लगती है, योगी आदित्यनाथ की पूजा होती है और नाथ पंथ की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ सभी विवादों को खत्म कराते हैं। विजयदशमी का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज योगी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। आम से लेकर खास तक कोई भी आसानी से योगी तक पहुंच सकता है, बात कर सकता है, तिलक लगा सकता है, महंत के तौर पर उनसे आशीर्वाद भी ले सकता है। योगी की शोभा यात्रा जैसे ही गोरखनाथ मंदिर से बाहर निकली, हजारों लोग उसमें शामिल हो गए। सड़क के दोनों तरफ लोग अपने महंत के स्वागत के लिए खड़े थे। महंत आदित्यनाथ की एक झलक के लिए महिलाएं और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। योगी ने भी उन्हें निराश नहीं किया, सभी लोगों को अभिवादन किया। गोरखपुर का आसमान जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। योगी की शोभा यात्रा सबसे पहले मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान राम और माता सीता की आरती की। इसके बाद योगी रामलीला मैदान पहुंचे और रामलीला के श्री राम और सीता माता को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ गोरख पीठ के मठाधीश हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव मठाधीश के साथ मठ और माफिया जोड़ देते हैं तो इसका पूरा मतलब बदल जाता है। अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव को पता है कि योगी आदित्यनाथ की महंत वाली तस्वीरों का मैसेज दूर तक जाएगा, हिंदू वोट इसमें कनेक्ट होंगे। हिंदू वोट तो अखिलेश यादव को भी चाहिए, लेकिन हिंदू वोट हासिल करने का उनका पैटर्न अलग है। वो दलित ओबीसी वोट उन्हें कैटेगरी के हिसाब से नहीं, जातियों में बंटकर चाहिए। सवर्ण का वोट भी जातियों में बंटने के नैरेटिव के साथ चाहिए।
लेकिन योगी जब भी बात करते हैं तो सनातन की बात करते हैं, पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी के साथ रहे और पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2024 में संविधान आरक्षण वाला अखिलेश का नैरेटिव चल गया। हिंदू वोट बटे तो बीजेपी 33 और अखिलेश 37 सीटों पर पहुंच गए। समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें उन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा, उन पाखंडों से मुक्ति पानी पड़ेगी जिन कारणों से देश गुलाम हुआ था, जिन कारणों से देश और हमारे पवित्र धर्मस्थल खंडित हुए थे, अपमानित हुए थे, जिन कारणों से बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था, वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था, अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। बीजेपी फैजाबाद की सीट हारी तो अखिलेश यादव योगी के हिंदुत्व वाली छवि को तोड़ने में लग गए। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं की जगह एक समुदाय के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुट गई। सिर पर पारंपरिक पगड़ी, गले में माला और हाथ में भाला, ये गोरक्ष पीठ के महंत का रूप है। ये धार्मिक संदेश भी देता है और न्यायिक संदेश भी। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में जिस काम पर सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। इस दौरान माफिया मिट्टी में मिले हैं, अवैध कब्जों पर गरीबों के आशियाने बने हैं, या तो माफिया मारे गए हैं या जेल में हैं, और इसके बाद भी जो अपराध कर रहे हैं उनका एक जैसा अंजाम हो रहा है। मार्च 2017 से अक्टूबर तक यूपी में करीब 13,000 एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ में 207 आरोपियों की मौत हुई, जबकि 27,117 गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर के दौरान 1,615 संदिग्ध आरोपी घायल भी हुए। योगी सरकार के दौरान औसतन हर 13वें दिन एक संदिग्ध आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के एनकाउंटर में हर जाति, हर मजहब के अपराधी मारे गए हैं। यूपी में सुधरते लॉ एंड ऑर्डर का ही असर है कि मुरादाबाद में एक बेटी 3 मनचलों से अकेले भिड़ गई। तीनों को जमकर सबक सिखाया और अपराधियों को जेल पहुंचा दिया। आज विजयादशमी है, 2 कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वह कोई भी हो, वो व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, किस कोई भी हो, उस सबके साथ यही व्यवहार होगा। यही लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ के चुनावी तरकश का सबसे मजबूत शस्त्र है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इन चुनाव के रिजल्ट योगी आदित्यनाथ के लिए भी जरूरी हैं और अखिलेश यादव के लिए भी। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत ने उस मोमेंटम को फिर से वापस ला दिया है जो लोकसभा के रिजल्ट के साथ कमजोर दिखने लगा था। अब अगर बीजेपी बाई इलेक्शन में भी जीत हासिल करती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर नहीं होगा। इस जीत का मैसेज 29 से पहले इलेक्शन वाले हर स्टेट में जाएगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी,
एक पर निषाद पार्टी और एक पर आरएलडी का कब्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जातियां बट गई थी, योगी उन्हें फिर से जोड़ रहे हैं। 9 साल पहले सीसामऊ में हुए सांप्रदायिक दंगों में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसमें 32 हिंदू जेल भेजे गए। बीजेपी का आरोप था कि उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने दबाव बनाकर हिंदुओं के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब 9 साल बाद योगी सरकार ने हिंदुओं के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सब के सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन योगी फिर से अपने वोटर्स को वापस ला रहे हैं और उनकी हिंदूवादी छवि का इसमें सबसे बड़ा रोल है। ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही है। हिंदू वोट एकजुट हुए थे। उपचुनाव में पार्टी अपनी वो सीटें भी नहीं बचा पाई जिस पर उसका 2022 के चुनाव में कब्जा था। यूपी में उपचुनाव सिर्फ 10 सीटों पर ही नहीं है, इसके नतीजों से परसेप्शन बदलेंगे। इस चुनाव का रिजल्ट 29 में बनने वाली जीत की इमारत का फाउंडेशन होगा। ये रिजल्ट ही बताएंगे कि लोकसभा का परिणाम तुक्का है या अखिलेश के पास बचा कोई तुरुप का इक्का है। बाई इलेक्शन में पार्टियों की साख भी दांव पर है और नेताओं की भी। बीजेपी इसके जरिए अपना जनाधार वापस हासिल करने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी ये मैसेज देगी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम। दोनों के बीच कौन बड़ा जननेता है, इसकी भी लड़ाई है। उन चुनावों में बीजेपी संगठन का भी टेस्ट होगा। इसके अलावा बीजेपी 2024 में अयोध्या की सीट हारकर परसेप्शन की लड़ाई हार गई थी। अयोध्या लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर सीट जीतकर वो इसे दूर करना चाहेगी। और आखिरी में टेस्ट होगा मोमेंटम का। हरियाणा में बना मोमेंटम बीजेपी यूपी तक लाना चाहेगी तो अखिलेश इन चुनावों में अपनी जीत का लय बरकरार रखना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पैन इंडिया है। हर स्टेट में उनकी डिमांड है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थी। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 14 में से 9 सीट पर बीजेपी को जीत मिली तो जम्मू में योगी ने जिन 4 सीटों पर प्रचार किया था उन सभी सीटों पर कमल खिला। जेपी नड्डा 2 टर्म से बीजेपी के भरोसेमंद फेस है, लेकिन अब कहा जा रहा है उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष कमान संभालेगा और इस कवायद से पहले योगी को दिल्ली से बुलावा आ गया। मतलब साफ है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर योगी से चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर सरप्राइज से भरा है। वो 5 बार लगातार सांसद रहे लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बने। 2017 के नतीजों के बाद अचानक उन्हें यूपी का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि इसके बावजूद यूपी में समय समय पर सीएम की कुर्सी को लेकर दावेदार सामने आते रहे, लेकिन पिछले 7 साल से योगी की कुर्सी कोई नहीं डिगा पाया। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर योगी का कोई दावा नहीं है, ना ही वो इस रेस में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग एंगल से कयासों का दौर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के सभी टॉप के नेता 13 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मीटिंग का एजेंडा
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी है, जहां चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। यूपी के बड़े दिग्गज रविवार को दिल्ली में होंगे, लेकिन शुक्रवार को ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा चुके हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये तस्वीर भी संकेत दे रही है कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी इसकी भरपाई इस उपचुनाव से करना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव को भी काफी ज्यादा सीरियस ले रही है। अगर बीजेपी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो पार्टी नेताओं के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी।